सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है फ़याज़ुल चंद चौहान, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अच्छा सर, ये मुझे ये बताइए कि अब एक बात बड़ी सामने आ रही है और ख़ुद इनके अपने लीडर्स ये खुशखबरी हर जगह सुना रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिनमें इनके उमर अयूब साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं और दूसरे बहुत सारे लोग, गौर खान भी, कि बस तैयारी पकड़ें, दिसंबर में इलेक्शन होना है, क्योंकि अक्टूबर वगैरह में काजी फैज़ चले जाएंगे तो जो इलेक्शन के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में केस है, आने वाला सुप्रीम कोर्ट उसको निपटाएंगे। और ये तासुर पहले से दे दिया गया है कि मौजूदा आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो इस केस के ऊपर इनके हिमायत में फ़ैसला करेगा। 2024 का इलेक्शन कलअदम होगा और उसके बाद जो है नया इलेक्शन की नवेद सुना दी जाएगी। ये एक स्टेटमेंट्स इनकी तरफ से आ रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो गलती मौजूदा हुकूमत और नून लीग की लीडरशिप और मौजूदा हुकूमत के वज़ीर कानून ने की कि मखसूस नशस्तों के केस का फ़ैसला आने से पहले उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक भड़क मार दी कि जब मखसूस नशस्तें हमें मिल जाएंगी, हम 2/3 अक्सरियत में आ जाएंगे, तो फिर जनाब हम एक कानून पास करेंगे और उस कानून के तहत जनाब 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिल जाएगी। इस चीज़ ने आपके कम से कम 6 जजेस को जनाब उसके कान खड़े कर दिए, जिसमें मंसूर अली शाह साहब से लेके और फिर बाकी सारे जिन्होंने इनके बाद भी बनना था 2nd, 3rd, 4th लेवल पे, और उन्होंने फिर, मैं समझता हूँ कि जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला था उसमें उनकी ये एप्रीहेंशन और रिजर्वेशन मुझे ज़्यादा कारफरमा नज़र आई। एग्जैक्टली इसी तरह पीटीआई भी वही गलती कर रही है कि वो पहले इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अपनी उम्मीदें बांधी, उसको अपना सियासी बाप बनाया, और पिछले 5-6 महीने से पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप जनाब बानी तहरीक इंसाफ हर रोज़ जेल के अंदर अपने सहाफ़ियों को, वकीलों को, कारकुनों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को और मीडिया टॉक करके वहाँ पे ये कहते थे कि बस ये डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है नवंबर में और फिर उसके बाद जनाब ये हुकूमत भी चली जाएगी और मेरी हुकूमत आ जाएगी। अब उस डोनाल्ड ट्रंप की जड़ों में बैठ गई जनाब कमला हारिस, उसने तो पूरी की पूरी गेम ही पिछले 7-8 दिनों में उल्टा के रख दी। अब इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को डिस्प्यूटेड बनाना शुरू किया हुआ है। वही गलती जो नून लीग ने किया वो पीटीआई कर रही है, और इनके वहमो गमान में ये बात आई हुई है कि शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जाएंगे, उसके बाद मंसूर अली शाह साहब आएंगे, तो मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ बाकी जजेस मिलके सारी चीज़ें जनाब तींगा पाँचा करके रख देंगे, फटिया पान के रख देंगे, और उसके बाद जनाब ये इस तरह जनाब नए इलेक्शन का आर्डर आएगा और नया इलेक्शन आएगा और फिर बानी तहरीक इंसाफ भी रिहा होकर माही आवेगा तो फुला नल तंती से जावांगी वाला माहौल होगा। मैं ये समझता हूँ कि 1% क्या 0.00001% भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जो इन्होंने उम्मीदें रखी हैं वो पूरी नहीं होंगी। क्यों? जस्टिस मंसूर अली शाह, मेरी जो इंफॉर्मेशन, मेरी जो असेसमेंट है, जो मैंने अपने तौर पे थोड़ी सी रिसर्च की, वो अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की पॉजिटिविटीज़ को हम एक साइड पे इकट्ठा करें ना, पॉजिटिविटीज़ को, तो मंसूर अली शाह साहब की पॉजिटिविटी उनसे 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, केस को डील करने के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से, बाकी मामलात के लेकिन सर वो जो रिजर्व सीट का फैसला है वो तो सियासी और पॉपुलर फैसला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल फैसला है, एक ऐसा फैसला है। तो सर एब्सेशन कैसे है जब आप ये कहेंगे कि उसमें मंसूर अली शाह ने ये फैसला सुनाया है? तो मंसूर अली शाह साहब से उम्मीदें बांधना उनका राइट बन गया, इसलिए कि जब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दे के, मेरा सवाल होने दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सियासी पॉपुलर फैसला जो पीटीआई की हिमायत में किया गया है, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़े फैसले की नज़ीर नहीं मिलती, इस तरह के फैसले की। तो चुनांचे ना आइन में मिलता है, ना कानून में मिलता है, ना फैसलों में नज़ीर मिलती है जो कि पीटीआई के हक़ में गया। तो क्यों नहीं पीटीआई वाले ये उम्मीद रखें
कि मंसूर अली शाह साहब और बाकिया जज जिन्होंने ये फैसला दिया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल, सियासी, पॉपुलर फैसला, पीटीआई का फैसला, तो वो क्यों नहीं उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में ये तमाम लोग पीटीआई की हिमायत में जो पेंडिंग केस पड़ा हुआ है, जो इलेक्शन का केस पड़ा हुआ है, सब फेवर में देंगे? नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं इस पर मेरी तसल्ली से सुन लीजिएगा। पहली चीज़ जो ये है कि वो जो फैसला मखसूस नशिस्तों का आया है, उसके असरात, उसके समरात, उसके आफ्टर फैक्ट्स, उसके रिपरकशंस अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ है कि वो फैसला इतना भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है जितना समझा जा रहा था। दोबारा दोहरा दूँ, इतना भी तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है जितना समझा जा रहा था। उन्होंने तो इस फैसले ने तहरीक इंसाफ को भी दो राहे पे खड़ा कर दिया है और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को और बानी तहरीक इंसाफ को भी ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मसलन सर, अब पोजीशन ये है कि आप 38 मेंबर जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए फिर रहे हैं। हाँ। बाकी आपके 42 मेंबर हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड, सर ये तो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है ना, कानून और आइन को वाज़ेह किया है और उन्होंने बताया है, उन्होंने, अब आप ये बताइए ना कि फ्लॉ, इसका मतलब है जानबूझ के फ्लॉ डाला गया है फैसलों में। मैं फैसले की बात कर रहा हूँ। मैं इस पे ये नहीं कहूँगा जानबूझ के किया या नहीं किया। बुनियादी तौर पर फैसला ऐसा दिया गया कि काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन भी ना मिल सके और फिर चीज़ें भी जनाब बीच में गू और दू बदू रहे। अब बहरहाल इन सारी चीज़ों को हट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस फैसले के अलावा अगर ये समझते हैं कि उनसे वो कोई ऐसी उम्मीदें बांध के रखें कि जनाब इनका निजात दहिंदा बन जाएंगे, पीटीआई के जनाब सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बन जाएंगे, पीटीआई के जनाब कल्ट के अंदर और बानी तहरीक इंसाफ के कल्ट के अंदर होंगे, तो मेरी ज़ाती राय में मंसूर अली शाह साहब ऐसी शख्सियत नहीं है। इनकी गलतफहमी है। ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ उम्मीदें बांधे बैठे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाला तो सारा टीन डब्बा मुझे ठपता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। तो इन्होंने तो अपनी उम्मीद रखी हुई थी अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप से। बाकी भाईजान चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे कमला हारिस आए, चाहे जो सा मर्जी चीफ जस्टिस आए, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, पिंडी में बैठ के मैं आपको ये बता रहा हूं, 9 मई के लोगों को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं छोड़ना। अच्छा सर, ये तो आपने कह दिया, मैं आगे चल के इस पे सवाल करूंगा, लेकिन सर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूं कि इनके जो लीडर्स हैं, मेन लीडर्स, वो ये स्टेटमेंट देते हैं, बाहर व्लॉगर्स भी देते हैं, बाहर के लीडर्स भी देते हैं, बैठे हुए कहते हैं इमरान खान को हुकूमत से किसी ने निकाला तो ऐसी की तैसी कर देंगे, लेकिन निकाल दिया इमरान खान को। इमरान खान को किसी ने हाथ लगाया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इमरान खान पर मुकदमात बना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। इमरान खान साहब जेल में गए तो ऐसी की तैसी कर देंगे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि ये कर सकें। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जमात पीटीआई को बैन किया तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि बैन कर सकें। तो बाकी तमाम काम तो माई के लाल के बगैर हो गया, अब इसका क्या होगा सर? सर वो बाप का लाल भी तो कर सकता है ना, ये तो माई के लाल का रोना रोते हैं। तो जो इंसानों का बाप है उसका लाल जो है ना, ये काम कर सकता है, वो कर रहा है। ये माई का लाल का रोना रोए फिरते हैं, उधर बाप का लाल जो है ना सारा कुछ करता चला जा रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें बढ़के हैं। मैं आपको एक चीज़ सर आपके इस प्रोग्राम की वसात से बताऊं, आपने भी लाजमन जो है ना वो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान जनाब वो डैनियल मार्की की वो बुक का चर्चा सुना होगा। मैंने आज से चंद दिन पहले किसी ने मुझे बताया तो मैंने बड़ा थॉरली उसकी रिसर्च की और उसकी प्रीफेस की स्टडी की और उसके कुछ मुंदरजात और उसके कंटेंट्स की मैंने स्टडी की। तो यकीन जाने पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स का चट्ठा खट्टा बिल्कुल समझ आ जाता है। ये डैनियल मार्की वो डिप्लोमेट है अमेरिका का कि जो इस खित्ते और पाकिस्तान की सियासत का माहिर तरीन आदमी जाना जाता है। तज्जिया निगार भी है, डिप्लोमेट भी है, और फिर जो अमेरिका की डीप स्टेट है CIA, उसके तहत चलने वाला काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन CFR एक अदारा है। उस अदारे के अंदर इंतहाई सीनियर फेलो के तौर पे ये जाना माना पहचाना गर्दाना जाता है। इसने बुक लिखी कि नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें उसने सारा अमेरिकन प्लान बता दिया कि अमेरिकन पिछले 73 साल से पाकिस्तान को किस तरह डील कर रहे हैं और पोस्ट 9/11 वॉर के बाद
पाकिस्तान के हवाले से आलमी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की स्ट्रेटजी है कि हमने ना पाकिस्तान को जीने देना है, ना मरने देना है, ना अपने पाँव पे खड़े होने देना है, ना हमने अपने आप से दूर होने देना है। उसकी 3 वजूहात हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ेगा। उसने कहा 3 वजह है। एक वजह है जनाब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम, वो उससे घबराते हैं और डरते हैं, उन्हें पता है कि वाहिद इस्लामी एटमी ताकत और मिसाइल पावर रखने वाली। दूसरी वजह पाकिस्तान का चीन के ऊपर डिपेंडेबल होना और चीन के साथ बढ़ते हुए मिलिट्री और सिविल और कमर्शियल जनाब आपकी रिलेशनशिप। तीसरी वजह पाकिस्तान की वो वाइब्रेंट, मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड रखने वाली पाक फौज, जिसके हवाले से उसने लिखा कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है और उसका ये बिलीव है कि पाक फौज वो फौज है कि जो ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कोई ना कोई चंद चढ़ा सकती है। इन 3 वजूहात के ऊपर फिर उसने थीसिस ये पेश किया अपना जनाब काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन CFR के तहत जो थीसिस उसने पेश किया, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें उसने कहा कि अमेरिकन ने फिर तय किया है कि हमने पाकिस्तान को लूला लंगड़ा रखना है, हमने पाकिस्तान को डिपेंडेबल रखना है अपने ऊपर, हमने पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़े होने नहीं देना, हमने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता नहीं होने देना, हमने पाकिस्तान से दूर भी नहीं होने देना अपने आप को, पाकिस्तान को अपने करीब रखना है और टुकड़ों पे पालना है, IMF के टुकड़ों पे, वर्ल्ड बैंक के टुकड़ों पे, आपकी आलमी इमदाद के टुकड़ों पे, और पाकिस्तान को अपने पाँव पे भी नहीं खड़े होने देना। तो जनाब उसके लिए फिर स्ट्रेटजी वो क्या बताता है? स्ट्रेटजी वो ये बताता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान के अदारों, अदालतों, सियासतदानों, पार्टियों, मीडिया हाउसेस और आपकी ब्यूरोक्रेसी और तमाम अरबाब बस्तोकुशाद, उनमें से लोगों को डॉलर्स के जरिए से खरीदो। और वो फिर इंकशाफ करता है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इनके बड़े बड़े लीडर हर शोबे के, वो आपके चंद डॉलर्स के ऊपर, वो अपने बच्चों के वीज़ों के ऊपर, वो अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड्स के ऊपर जो है वो बिक जाते हैं। तो जनाब पाकिस्तान को पिछले 30, 35, 40 साल से खसूसन पिछले 14 साल से 2013 से लेके अब तक उसी एजेंडे के तहत जो डैनियल मार्के ने नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान लिखा है, पाकिस्तान इस तहरीक फसाद फिल अर्ज, इस बानी तहरीक इंसाफ, इस मारा मारी, इस छीना छपटी, इस ताइफुल मलूकी के जरिए से डील कर रहा है ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा ना हो। लेकिन सर ये तो कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हाँ, बस यही वो फिर पूरा प्लान है ना कि कल्ट पैदा करो, कल्ट पैदा करके पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, छीना छपटी, मारा मारी पैदा करो, रूल ऑफ लॉ ना हो, रूल ऑफ सास बहू हो, रूल ऑफ डॉलर की बरसात हो, रूल ऑफ मफादात हो, रूल ऑफ कल्ट हो। वरना आप मुझे एक चीज़ बताएं, ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं, आपका डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या डील हुआ 2021 में? कई दफ़ा हम डिस्कशन कर चुके हैं कैपिटल हिल्स का वाक़या, जब इसके सपोर्टर्स ने इसकी तकारीरों से मुतासिर होकर हमला किया था अपनी पार्लियामेंट पे। पॉपुलर तरीन लीडर था उस वक्त, वो पॉपुलर तरीन, एग्जैक्ट पाकिस्तान की तरह माहौल था। लेकिन वहाँ की अदालतों ने जब केस चलाया, उसने 1800 बंदे के ऊपर केस हुआ, 1200 को सजा दे दी 2 से 3 महीनों के अंदर। उसने तो नहीं देखा कि यार ये जिन लोगों को मैं सजा दे रहा हूं ये अमेरिका की पॉपुलर तरीन पार्टी के कारकुन और लीडर है। उन्होंने तो नहीं देखा कि मैं जिस लीडर के फॉलोअर्स को सजा दे रहा हूं उनका लीडर तो अमेरिका का सबसे पॉपुलर जनाब डोनाल्ड ट्रंप है। क्यों? कि वहां रूल ऑफ लॉ है, वो तरक्की याफ्ता माशरा है, वहां पर आंखों पे सास और बहू की मोहब्बत की पट्टी नहीं होती, उधर आंखों पे अदलिया के या कानून नाफिज करने वाले अदारों के किसी लीडर की पॉपुलैरिटी को वो अहमियत नहीं देते। वो फैसला देते हुए वहाँ की अदालतें सोशल मीडिया को जनाब वो किसी खाते में नहीं लाती कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अगर कोई पॉपुलर पार्टी या लीडर है तो उसके हवाले से बैकफुट पे चले जाओ, अगर कोई बेचारा मातड़ सा है तो उसको जनाब मंड के उसके खिलाफ जनाब आप फैसले देना शुरू हो जाओ, तौहीन अदालत से लेके और फिर फलां फलां फलां। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ जजेस भी मेरिट पे बनते हैं सर, तो पाकिस्तान वहाँ जजेस भी मेरिट पे बनते हैं, सियासी वकील नहीं बनते हैं। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और मेरिट पे जिनको नॉलेज होती है, जो पास हुए होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं वही बनते हैं, ना तो क्रिमिनल सिविल। जी मैं यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताइए, अभी अलीमा खान का एक स्टेटमेंट आया था, आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर पहला तो ये कि स्टेटमेंट क्या है और फिर फ़ौज का क्या रिएक्शन होगा इस पर। एक तो उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, दूसरा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को चलने दें। तो ये कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? क्या उन्होंने पैगाम भेजा है इमरान खान ने, किसके ज़रिए भेजा है सर? कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, हाय उस ज़ोदे पशेमा का पशेमा होना। मुझे याद पड़ता है मार्च अप्रैल 2022 के अंदर ताने मारा करते थे बानी तहरीक इंसाफ पाक फ़ौज की लीडरान को और जनरल बाजवा साहब को कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, आप क्यों न्यूट्रल हुए? आपका फ़र्ज़ बनता है मुझे बचाएं, आपका फ़र्ज़ बनता है मेरी वजारत उज़्मा बचाएं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अमेरिका मुदाखलत कर रहा है तो अमेरिका से मुझे बचाएं। तो जनाब उस वक्त तो आपने कहा न्यूट्रल जानवर होते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है। मैंने कई शोज़ के अंदर ये कहा और आपके शोज़ के अंदर भी ये कह चुका हूँ कि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि बानी तहरीक इंसाफ जो कुछ कहते हैं उसका यू टर्न और उसका उल्ट उनके मुंह से जनाब अल्लाह पाक चंद दिनों के अंदर जनाब, चंद हफ्तों के अंदर जनाब वो निकलवाता है और फिर वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। एक कॉल उसका रद्द, एक कॉल उसका रद्द, एक कॉल उसका रद्द। अब आप देख लें, न्यूट्रल के ऊपर भी आपने देख लिया। अब अंदर की कहानी क्या है, अब ये सुन लें। मैंने ट्वीट किया रात को इसके ऊपर, मैं ज़ाती तौर पे एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हूँ, अपने आप को अल्लाह पाक के करम से कोशिश करता हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखूँ। मेरी नुक्ता नज़र से ये बड़ा अच्छा जनाब शगुन है। ये आप कल इन्होंने, मेरी इंफॉर्मेशन ये थी कि पीटीआई के मेंबरान असम्बली मुश्तरका तौर पे ख़त लिख रहे हैं आर्मी चीफ को कि वो पाकिस्तान के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए पिछली सारी चीज़ें भुला के बानी तहरीक इंसाफ को माफ़ कर दें। मैंने इसके ऊपर एक चीज़ कही, आपके प्रोग्राम में भी कह देता हूँ कि ये अच्छी बात है, लेकिन अच्छा शगुन ये है कि बानी तहरीक इंसाफ खुद ख़त लिखें, आर्मी चीफ को ख़त लिखें, जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखें और उन्हें कहें कि भाई मुझसे अंदाजे की और इज्तिहाद की गलती हुई। इस पर नहीं, मैं मजाक में नहीं कह रहा, ना मैं तंज कर रहा हूँ, ना मैं ठट्ठे बांध के ये कह रहा हूँ। मैं एक प्योर स्टेट्समैन की हैसियत से, एक ऐसा पॉलिटिशियन कि जिसको अपनी मुल्क और अपनी रियासत से मोहब्बत होती है, मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ को एक ट्रू स्टेट्समैन का होने का सबूत देते हुए खुद खत लिखना चाहिए। और जब वो खुद खत लिख के माफ़ी का कहें तो फिर पाकिस्तान की रियासत को चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से खत आए, उनकी तरफ। फौज का क्या ताल्लुक है इन लेकिन चीज़ों मैं से? नहीं समझता कि शायद नहीं, फौज का क्या ताल्लुक है? अभी तो आप बात कर रहे थे अमेरिका की जस्टिस की, कानून और नहीं सर, मेरे सवाल का जवाब दें यार। ये तो किसी एक साहब ने ये फतूर चलाया हुआ है कि जनाब वो लिखने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कई दफ़ा DGISPR खड़े होकर कह चुके हैं नहीं लिखने जा रहे। नहीं, मेरे अगर लिखने भी जाएं सर, मैं माजरत के साथ अगर लिखने भी जाएं तो DGISPR का स्टेटमेंट मौजूद है, खुल्लम खुल्ला, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि भाई फ़ौज ना तो माफ़ करेगी, ना फ़ौज का माफ़ करने का कोई कंसर्न है, ना इसका ताल्लुक़ है। आपको बात करना है तो जाकर पॉलिटिकल लोगों से बात कीजिए, केसेस आपकी अदालतों में हैं, अदालतें जो इंसाफ करेंगी वो होगा। आर्मी चीफ DGISI आपसे क्यों मिलेंगे, ये हमारा मैंडेट नहीं है। सवाल ये है कि आप ये कैसे मशवरा दे सकते हैं एक सियासी, अभी तो आप कह रहे थे कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। एक आदमी जो मुजरिम है, एक आदमी जो आप कहते हैं इंतशार कर रहा है, एक आदमी आप कह रहे हैं जिसने 9 मई किया है, एक आदमी जिसने साइफर केस किया है, एक आदमी जिसके ऊपर हुकूमत कहती है कि जनाब इस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उसकी पार्टी को पाबंदी लगनी चाहिए, वो सिर्फ एक ख़त की बुनियाद पर रियासत उसे माफ़ कर दे। ये कौन सा कानून और आइन है सर? मैं इसका जवाब दे दूँ। पहली चीज़ तो यह है कि आपने मेरा पूरा जवाब अभी कंप्लीट इस इशू के ऊपर सुना नहीं। अच्छा, मैंने कहा शगुन इन्होंने प्रोपोगेट किया उमर अयूब के ज़रिए से, अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से कि जनाब ये चीज़ करने चले हैं, और उसके ऊपर फिर कुछ तजिया निगार बड़ा इसके ऊपर जनाब एप्रिसिएशन के डोंगरे बरसा रहे हैं। मैंने उस पर कहा कि शगुन अच्छा तब होगा कि जब बानी तहरीक इंसाफ 9 मई के आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर जो हमले हुए हैं, GHQ के ऊपर हुआ है, कोर कमांडर हाउस पे हुआ है, मियांवाली एयरबेस पे हुआ है, फैसलाबाद के दफातर के ऊपर हुआ है, और कई जनाब आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर और जवानों के ऊपर हुआ है, और आर्मी के और हमारे शोहदा की
जो बेहरमती हुई है उस पे माफी मांगे बस। आगे के मामलात फिर जब आप माफी मांगेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनको बताया जाएगा भाईजान आप पॉलिटिकली चीजों को आपने लेके चलना है, तो फिर पॉलिटिकली चीजों को आगे लेके जाएं। और पॉलिटिकली चीजों को आगे लेके जाने के लिए आप सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम पाकिस्तान को, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को आप उनके साथ बैठ के मिसाक करना है मिसाक करें। कोई मामलात आपने जनाब सॉर्ट आउट करने हैं तो मामलात सॉर्ट आउट करें, चीजें तो वही होंगी। लेकिन एक बात सुन लें, उन्होंने नहीं करना। आप आखिरी मेरा कंक्लूजन भी इस इशू के ऊपर सुन लें, उन्होंने नहीं करना। जितना आप उनको जानते हैं और जितना मैं 17 साल के साथ उनके साथ वक्त गुजारा है, इन्होंने ये ब्लफ मारा है। अब आप ये भी सुन लें, ये जो 2 दिन लगातार उमर अयूब और अलीमा खान साहिबा के जैसे किया ना, इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या था? बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि नून लीग और मौजूदा हुकूमत और पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिफ्ट पैदा की जाए। अब वो रिफ्ट कैसे पैदा की जाए? इनके जहन में था कि मैं ये आपका लगातार 2 दिन ये जनाब मैसेज भिजवाऊंगा, जब ये मैसेज ऑन एयर होगा, पूरी दुनिया के अंदर जाएगा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत बनेगा, तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि नून लीग की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से या MQM की तरफ से या काफ लीग की तरफ से या आपकी जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से कोई लीडर भी इसके ऊपर कोई ऐसा एग्रेसिव बयान दे दे या मुतनाज़िया बयान दे दे कि जो पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई चीज़ बन जाए, उसको फिर मजीद आगे। सर ये पॉजिटिव, ये सर यहाँ पर मैं रोकूंगा। देखिए सर, PTI का ये बयान पॉजिटिव नहीं है, चार्जशीट है आर्मी चीफ के लिए। उन्होंने जो 2 बयान दिया है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप किसी सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है ये इल्ज़ाम है बहुत बड़ा। दूसरा, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि आप पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, तो इसका मतलब है आर्मी चीफ पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है सर। तो इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर आर्मी का क्या रिएक्शन होगा? क्या सर आप समझते हैं कि वो इस किस्म के इल्ज़ामात के ऊपर दूसरी सियासी जमातें या आर्मी इसको सीरियस लेगी या इनकी कोई अहमियत है? और पहले ही आर्मी कह चुकी है कि किसी भी इंतशार पार्टी से इमरान खान से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी। और अब जबकि इमरान खान ने, इसका भी जवाब दीजिएगा, इमरान खान ने इस बात का इकरार कर लिया है कि जी GHQ पर जो लोगों को जमा किया था उन्होंने एहतजाज के लिए, वो उनके कहने पे गए हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बड़ा अपने खूबसूरती से अपने आप को बचाया और कहा कि मैंने तो पुरअमन के लिए कहा था। इसका मतलब है उन्होंने वर्करों से जान छुड़ाई कि तुमने दहशतगर्दी की है, तुम भुगतो। जी सर, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, 22 मई 2023 से लेके आज तक 1.25 साल में फैयाजुल हसन चौहान ने तकरीबन कोई 450 शोज़ किए हैं, कोई मेरा ख्याल है कि 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, पॉडकास्ट किए हैं, ट्वीट्स किए हैं। मैं ऑन ओथ आपको बता रहा हूं कि मैंने जो जो चीज़ का इंकशाफ किया था 22 मई से लेके आज तक, अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदके, वो एक एक चीज़ इनके मुंह से, बानी तहरीक इंसाफ से लेके तहरीक इंसाफ की मर्सी लीडरशिप के मुंह से अल्लाह पाक सच्चा साबित कर रहा है, सच्चा साबित कर रहा है। मैंने सबसे पहले बताया था 22 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि किस तरीके से 1 मई को और 5 मई को 6 मई को 2 दफ़ा जनाब बानी तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी डिवीज़न की जनाब पूरी तहरीक इंसाफ को कचहरी चौक और GHQ की तरफ मार्च रखवा के प्रैक्टिस करवाई थी कि जब मेरे साथ कोई ऐसा मामला होगा तो आपने इस तरीके से जाके वहाँ पे अटैक करना है। मैंने ये चीज़ बताई, लोगों ने ठट्ठे बांधे, लोगों ने मीम्स बनाई, सोशल मीडिया टीम इनकी उस मीम्स बना के फिरती रही। लेकिन आज अल्लाह ने उसी शख्स के मुंह से ये बात कहलवा दी कि मैंने प्लानिंग की, मैंने लोगों को कहा, लेकिन मैंने तो पुरअमन कहा था। और भाई फिर जब आपने कहा था तो फिर मॉब कहाँ पे पुरअमन होता है? दुनिया का कौन सा, मुझे आप तारीख बता दें कि जहाँ पे मॉब की जो ना कोई रूल्स होते हैं, मॉब के रेगुलेशंस होते हैं, मॉब के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। कभी भी मॉब और मास माइंड जो है ना, ग्रोह जो जत्था, उसका कोई कानून नहीं होता। जब जत्थे को आप ऑर्गेनाइज करके किसी जगह पे छोड़ेंगे तो उस जत्थे के लीडर के ऊपर आएगा कि जो जितनी कत्लो गारतगरी होगी, जितनी गुंडागर्दी होगी, जितनी बदमाशी होगी, जितना खून बहेगा, दुनिया के हर आइन और हर कानून के मुताबिक उसका जिम्मेदार उस जत्थे और उस गिरोह का लीडर होगा। और लीडर तो आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई, मैंने उनको कहा था कि तुमने जनाब GHQ की तरफ जाके पूरा मुजाहरा करना है। तो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट है।
अब उनको परेशानी ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ये रिट कैंसिल हो गई कि जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस नहीं चलना चाहिए बानी तहरीक इंसाफ का और उनको उनकी कस्टडी में नहीं जाना चाहिए, तो इनको जनाब अब पड़ गया पिस्सू। सर वो खुद भी कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अब मेरा केस जो वो खुद कह रहे हैं सर, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं सर करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं मीठे मीठे बयान देके, कभी हुकूमत और फौज के दरमियान रिफ्ट पैदा करने की। लेकिन सर वो खुद भी ये कह रहे हैं जो मर्जी कर लें सर, ये खुद भी कह रहे हैं पूरी अदलिया भी इनके साथ खड़ी हो जाए ना 100%, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, 9 मई के दहशतगर्दों की जान नहीं छुटनी। अच्छा सर, ये इमरान खान तो खुद भी कह रहे हैं कि 9 मई का जो केस है वो अब जाएगा फौजी अदालत में, मेरा केस फौजी अदालत में चलेगा। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत अभी चंद दिन पहले उनके तर्जुमान आए और बड़ा हमने जोश देखा, बड़ी बातें आई सामने कि आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं और वो 5 जजेस का वो केस ऑलरेडी मौजूद है और इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगता है। दूसरी तरफ पीटीआई पे जो पाबंदी है वो उसके सिलसिले में काफ़ी मवाद जमा है और वो उस पर एक्शन लेने जा रहे हैं, लेकिन अब फिर खामोशी नज़र आ रही है। एक तरफ तो ये कि हुकूमत के ये दोनों फैसले आर्टिकल 6 और पाबंदी के ऊपर क्या कहेंगे, क्यों खामोश हो गए, और दूसरा इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मेरा केस फौजी अदालत में चलेगा। असल में डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने अता तारड़ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के ना मार्केट का भाव चेक किया, और ना सिर्फ मार्केट का भाव चेक किया पॉलिटिकल सोशल, बल्कि एक मैसेज कन्वे कर दिया कि यार बहुत सी कंसिड्रेशन में ये 2 कंसिड्रेशंस भी मौजूद हैं और उसके लिए कमा हक़्क़हू मवाद भी मौजूद है। उसके लिए एक जो आर्टिकल 6 वाला है ना, आपके प्रेसिडेंट से लेके आरिफ अलवी से लेके बानी तहरीक इंसाफ से लेके कासिम सूरी तक, उसके लिए तो जनाब आपकी अपनी सुप्रीम कोर्ट के एक पूरे बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें उनकी जनाब क्लियर कट राय नहीं, डिसीजन के टाइप का जनाब एक ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि इनके ऊपर, तीनों के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो जनाब उनको बता दिया गया कि बंदे के पुत्र बन जाओ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अंत खुदादा वैर, हर चीज़ की एक हद होती है। अगर तुम नहीं जनाब अपने आप को तुमने एक जगह पे ला के ख़त्म किया या अपने मामलात को कंट्रोल किया, तो फिर ये 2 ऑप्शंस भी मौजूद है। मेरी ज़ाती राय में ये जस्ट उनको एक मैसेज दिया गया जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन समझता हूँ। बाकी जो बानी तहरीक इंसाफ कह रहे हैं ना कि मेरे अब मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो चल रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मना किया है कि आपने अपना फैसला अभी नहीं सुनाना जब तक हमारा डिसीजन नहीं आया था। केस आप अपना चलाएं, केस की प्रोसिक्यूशन आप जारी रखें, और मैं तो समझता हूं कि केस सारे के सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हैं, अब फैसला आना है। चौहान साहब यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताएं कि ये अभी जनाब रऊफ़ हसन साहब जो इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, उनको गिरफ़्तार किया गया है, कोई इत्तला है सर? वैसे तो कहा जा रहा है कि इनकी कोई डिजिटल जो इस वक्त आपका दहशतगर्दी हो रही है, जो कॉन्टेक्ट है फ़ौरन उसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मवाद है, उसके ऊपर गिरफ़्तार किया गया। सर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब ये सारे अंडर कवर जनाब बैरूनी एजेंसियों के एहलकार हैं, और ये जो रऊफ़ हसन है ये अमेरिकी नेशनलिटी होल्डर है। अच्छा। ये इंतहाई अय्यार, मक्कार, तेज़, चतर चलाक किस्म का इंसान है। ये कभी नून लीग के पास जनाब काम कर रहा होता है तनख्वाह के ऊपर, और कभी जनाब पीटीआई का बदनामे ज़माना 2011 का जो इंटर पार्टी इलेक्शन था उसका जनाब सदर आरिफ अलवी और पीटीआई के जो 2-3 सीनियर रहनुमा और साथ ये इन्होंने मिलकर, ये एज अ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था उस वक्त पीटीआई का, इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन भी की और गंदा, गलीज और धांधली भरा इलेक्शन भी करवाया। इसकी पर्सनैलिटी इंतहाई, मैं जो पर्सनली मेरा तजर्बा है और जो मैंने इसको देखा है, ये इंतहाई नेगेटिव आदमी है। ज़बान का मीठा और शक्ल का बड़ा आपको
शक्ल मोमना ते करतूत काफरा वाला हिसाब है। ये इस वक्त अमेरिकी नेशनैलिटी होल्डर जिसमें बाकी जबरान इलियास और आपके जनाब जितने यहाँ पर मैं BCO नाम करवा सकता हूँ कि जो बैरूनी एजेंसियों के पेरोल पे इस वक्त PTI के प्लेटफॉर्म पे मुतहरक है, ये उनमें से एक है। अब ये जितनी सोशल मीडिया की पाकिस्तान के लेवल पे चीज़ें मैनेज हो रही थी, बाहर तो जबरान इलियास और इमरान गजाली बैठे हैं, अब वो जनाब वो छोकरा जनाब वो आपका अजहर मशवानी भी उधर भाग गया है, ये सारे वहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर हर चीज़ ये मैनेज कर रहा था, ठीक है जी, रऊफ हसन। अब ये किस तरह पता चला, ये इन्होंने एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पकड़ा, वो कोई हैदर नाम है इधर इस्लामाबाद में, उसने फिर सारी चीज़ें बताई कि हमें कौन किस तरह डील कर रहा है और क्या मामलात हैं। और इसके अलावा भी जो आपके PTI के लीडर्स हैं जिनको ये हीरो बना के सर पे बिठा के फिर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को और रियासती इदारों को ये सारी इंफॉर्मेशन दी, जिसके कंक्लूजन पे जनाब रऊफ हसन को गिरफ्तार भी किया गया और वहाँ पे फिर छापा भी मारा गया। अब बहुत सी चीज़ें वहाँ से निकल रही हैं, बहुत सी चीज़ें, उसी चीज़ों की जनाब रोशनी में आज अभी मैं आपका नोटिफिकेशन पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि वफाकी हुकूमत ने FIA की एक टीम बना दी है। जितनी आपकी जनाब सोशल मीडिया के ऊपर ये धमा चौकड़ी और बदमाशी और गुंडागर्दी 2.5 साल से खसूसन हो रही है, उसके हवाले से जनाब अब पूरा आपके जनाब कानून के ऊपर जनाब अमलदारी होगी, पीका एक्ट से लेके और बाकी जितने मामलात हैं। तो ये सारी उधर से चीज़ें पता चली हैं, जिसकी रोशनी में फिर इस रऊफ हसन को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, ये जुल्फी बुखारी क्या कर रहे हैं सर? से भी बहुत सारी चीज़ें पता मिलेंगी। अच्छा ये बताएं सर, अमेरिका में तो इनका पूरी एक लॉबी है जिन्होंने काम किया, अमेरिका में करारदाद असम्बली से पास करा दी और पता नहीं क्या कुछ किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ PTI की लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान में, ना फ़ौज पे ना हुकूमत पे। अब मैं देख रहा हूँ कि जुल्फी बुखारी हैं और शामा कुरैशी की बेटी हैं, वो मिलकर बरतानवी पार्लियामेंट में जा रही हैं, घुस रही हैं, वहाँ अरेंज कर रही हैं, फिर इंडियन सुना है कि उनसे मिल रही हैं। क्या मसलन क्या इनका काम है सर? डॉक्टर साहब, आपने कैसे कह दिया कि अमेरिकन कांग्रेस में जो इन्होंने लॉबिंग करके जनाब करारदाद मंजूर करवाई थी उसका कोई असर नहीं हुआ? किसने कह दिया असर नहीं हुआ? इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि उसी पूरी लॉबिंग फर्म ने, उसी पूरी लॉबी ने, उन्हीं तमाम कांग्रेस के मेंबरान और सेनेट मेंबरान ने फिर इसराइल के जनाब वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 2 दिन पहले बुलाया। दूसरी चीज़, जो जुल्फी बुखारी साहब ने अपना महाज बरतानिया के अंदर जनाब खोला हुआ है, क्योंकि वो बरतानवी शहरी हैं, अब उसकी कहानी सुन लें। इन्होंने टेम्पो बनाया कि बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड में सरकारी तौर पर करारदाद पेश हो गई और अब उसके ऊपर जनाब हेयरिंग होगी और फिर उसके ऊपर जनाब डिसीजन आएगा। सर सब झूठ था। किस तरह? टोटल 1500 के करीब आपके जनाब इनकी पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, 650 हाउस ऑफ लॉर्ड के हैं और तकरीबन कोई 850 हाउस ऑफ कॉमन के हैं। मिला के पूरी पार्लियामेंट के 1500 के करीब मेंबरान है, 1500-1550। अब हर जो मेंबर होता है इनका पार्लियामेंट का, उसको अथॉरिटी हासिल होती है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है, हमारे पार्लियामेंट में भी, सूबाई असम्बलियों में, सेनेट में और कौमी असम्बली में, कि हर मेंबर को अथॉरिटी हासिल होती है कि कोई कमरा भी, कोई भी मीटिंग रूम आप बुक करवा सकते हैं। ये 15 से 30 बंदों का एक मीटिंग रूम था। उस मीटिंग रूम में इन्होंने 1500-1550 लोगों को इनवाइट किया। पता है आपको टोटल कितने बंदे आए? कितने? टोटल 17 बंदे आए। ओह माय गॉड, 17। ओह माय गॉड। 1550 पार्लियामेंटेरियन में से बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबरान ने इनको किसी काबिल नहीं समझा, इनकी कैंपेन को, इनकी लॉबिंग को। जनाब बानी तहरीक इंसाफ के हक में जो बड़ा टेम्पो बनाते हैं कि जनाब मेरा ससुराल उधर और मेरा कंट्रोल उधर और मेरा बड़ा ग्रिप, 17 उन 17 में से जो आपके 1550 मेंबरान हैं उनमें 16 या 17 पाकिस्तानी हैं, उनमें से सिर्फ 5 आए हुए थे। और सबसे खतरनाक बात, प्रीति पटेल वो आपकी जनाब पार्लियामेंट की मेंबर है बरतानिया की, जो अंडर कवर इंडियन रॉ की एजेंट है। सारी दुनिया जानती है, वहां पे बरतानिया का बच्चा जानता है, जिसको सियासत से शगफ है, कि प्रीति पटेल जो है वो इंडियन रॉ की अंडर कवर जनाब मेंबर है। उसकी सरपरस्ती के अंदर जनाब ये मीटिंग होती है बानी तहरीक इंसाफ के हक में। लेकिन बदकिस्मती से टोटल 17 बंदे आते हैं और खाते में रसवाई
और जग हसाई के अलावा करोड़ों और कुछ पाउंड नहीं। खर्च कर दिया सर, इस पे करोड़ों पाउंड खर्च कर दिया। आखिरी सवाल है सर, ये बता दें, कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट की हुकूमत आने वाली है, क्या ये बात सही है सर? और डॉक्टर साहब सारी अफवाहें हैं। मैंने आपके सामने प्रोग्राम के शुरू में बता दिया था, वो डैनियल मार्की का जना वो पूरे का पूरी बुक का तस्वुर ठीक है, पाकिस्तान तो ये अफवाह है। पिछले 13-14 साल से खसूसन तो ये हुकूमत कब, ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी, ये बता दें चले। इसको करना चाहिए। पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान को जनाब आलमी मालियाती अदारों के चुंगल से बचाना है। पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब अगले 3 सालों में 65 से 70 अरब डॉलर पे बैक करना है आलमी मालियाती अदारों का और मुख्तलिफ ममालिक का। करेगी या नहीं करेगी? आएगा? करना तो चाहिए सर, ये करेगी या मारामारी नहीं चप्टी से नहीं करेगी, है, यही जिससे तो मुल्क पूछ रहा तरक्की करता। हूँ, करेगी या नहीं करेगी? फौज तो इनके साथ खड़ी है सर। सर अल्लाह पाक करम करेगा, सोनी धरती पाकिस्तान तरक्की करेगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। और मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक बानी तहरीक इंसाफ को ज़िंदगी दे, वो अपने मुंह से देखें कि जिस यहूदी और साहूनी ताकतों की और आलमी मुल्क दुश्मन ताकतों की सरपरस्ती में उन्होंने जनाब ये तहरीक शुरू की थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, वो अपनी आंखों से उस तहरीक को नाकाम और नामुराद होता है वो देखें। बहुत अपनी आंखों बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म हो चाहता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।